नमस्कार दोस्तों, मैं विधिक आज़ादी से डॉक्टर एस.सी. पटेल। दोस्तों, हम लोग अलग अलग समय में अलग अलग समस्याओं को लेकर के आपके सामने आते रहते हैं। आज भी हम लोग इसी तरह की बात को लेकर के आपके सामने आए हैं। यह मामला है एक ऐसे व्यक्ति से जो आपके जनप्रतिनिधि के रूप में भी काम करते लंबे समय से आ रहे हैं और पूरा परिवार कहा जाता है कि राजनीति से ओतप्रोत है, जिनका नाम है कुलदीप सिंह सेंगर, जो बांग मऊ उन्नाव से विधायक रह चुके हैं चार बार। दोस्तों, जो व्यक्ति चार बार विधायक रह चुका, उसकी इतनी मेच्योरिटी आ ही जाती होगी कि वह कहीं न कहीं अपनी जनता, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति एक समर्पण भाव जरूर दिखाना अवसर पाता होगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कुछ मामला उलटफेर हुआ है, उसी को समझेंगे कि क्या उलटफेर हुआ और इस समय इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है, इस पे भी ध्यान देंगे। यहाँ आप लोगों के सामने स्क्रीन पे एक फोटो है जो कुलदीप सिंह सेंगर जी का है और यहाँ पे लिखा हुआ है अधूरा इंसाफ। कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह अधूरा कहा जा रहा है, लेकिन विधिक आज़ादी इस अधूरे का सच क्या है वह भी बताना चाहती है, क्योंकि विधिक आज़ादी हर अधूरे चीज को पूरा करने का भरसक प्रयास करती है और सभी को आज़ादी के रास्ते पे ले जाने का कार्य भी विधिक आज़ादी करती आ रही है। आप लोग विधिक आज़ादी पे अपनी समस्याओं को लिख सकते हैं और उसका निदान भी पा सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह क्या मामला है। कौन है कुलदीप सिंह सेंगर, कौन है, कहाँ के हैं? मैंने बताया बांगमऊ उन्नाव जिला से यह विधायक रह चुके हैं और यह सपा, बसपा और भाजपा तीनों का दामन थाम चुके हैं। इनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं अपने बल पर। और ध्यान देंगे तो यहाँ कुलदीप सिंह सेंगर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से राजनीति में इनके दो भाई भी उसी काम में लगे हुए हैं। उन्होंने अलग अलग समय में चौथी बार एमएलए के रूप में कार्य किया। मैंने आपसे बताया कि 3 पार्टियों में इन्होंने 4 पारी खेली है अभी तक। घटना का मूल 4 जून 2017 रेप मामला। सभी लोग जानते हैं मित्रों कि रेप क्या होता है, बलात्कार क्या होता है, किसके साथ यह सामान्यतः होता है, यह भी सब आप लोग जानते हैं। उसी पे चर्चा करेंगे और इसके तह तक जाने की कोशिश करेंगे। 2017 में उन्नाव जिले में माखी गांव में एक 17 वर्षीय, इस पे ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से, 17 वर्षीय किशोरी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री से रोजगार दिलाने का वादा कर कुलदीप सिंह सेंगर ने उनके साथ क्या किया? बलात्कार किया, रेप किया। कितने वर्षीय लड़की है? 17 वर्षीय। कुछ साक्ष्यों के आधार पे इस उम्र को 21 वर्ष, 20 वर्ष, 19 वर्ष या अन्य साक्ष्य दिए जा रहे हैं। उसी के आधार पे हाई कोर्ट दिल्ली ने कुछ निर्णय लिया है। आगे बात करेंगे, आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, नहीं तो आपको मजा नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआती प्रक्रिया और पुलिस की कार्रवाई। पुलिस की कार्रवाई पे देखेंगे। इस समय एक चर्चा का विषय बना हुआ है तत्कालिक एसपी, वहां के तत्कालीन एसपी साहब ने बहुत कुछ करने का प्रयास किया इनके पक्ष में, यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब उसके सतह पे जाने का समय यहाँ नहीं है, क्योंकि वह पहले का कार्य है। वर्तमान में देखना है कि क्या हो रहा है। पीड़िता ने अपनी शिकायत के दौरान सेंगर का नाम दर्ज नहीं करने की बात कही थी। क्यों कही थी यह आप इस बात से समझ सकते हैं। कोई भी लड़की किसी का नाम किसी भी केस में इस तरह की बातों को लेकर के क्यों नहीं लेती है? कहीं ना कहीं वहां एक जबरदस्त भय व्याप्त रहता है, अपने परिवार की सुरक्षा सर्वोपरि मान करके, क्योंकि अपनी सुरक्षा तो अगला कहीं हद तक तो खो दिया है, लेकिन परिवार की सुरक्षा भी देखी जाती है। अभी आप आगे देखेंगे कि परिवार के साथ किस तरह से घटनाएं घटती हैं। उनके पिता मुकदमे में फंसाया गया, उसके पिता जो हैं उनको मुकदमे में फंसाया गया और जेल भेज दिया गया। उन्हें पहले अलग अलग तरह से बातों को लेकर के उन पे कार्रवाई की गई और उन्हें जेल भेजा गया। उसके पहले उनकी बुरी तरह से कुटाई भी की गई थी। यह जो साक्ष्य मिलते हैं
अलग अलग माध्यमों से उसके द्वारा आप देख भी चुके होंगे यहाँ पे। और आगे देखिए कि क्या हुआ, जेल के बाद क्या होता है। अभी तो जेल में गए हैं। जब प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो पीड़िता ने मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। आत्मदाह कोई भी लड़की, वो भी 17 वर्ष या थोड़ा प्लस माइनस मान लें, क्यों आत्मदाह करेगी? किसके आवास के सामने? मुख्यमंत्री के आवास के सामने जाकर के आत्मदाह वही कर सकता है जिसके पास कोई भी विकल्प जिंदा न बचा हो। आप ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि आप लोग समझने में कहीं न कहीं अपने आप को एक्सपर्ट हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह सुर्खियां बनी। मैं कहना चाहता हूं राष्ट्रीय नहीं, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बनी कि भारत के उत्तर प्रदेश के एक ऐसे केस में जो वहां के मुखिया के आवास के सामने आत्मदाह करने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब लाइन ऑर्डर या कानून कहां तक साथ दे रहा है लोगों का, इससे अनुमान लगाया जा सकता है। इन बातों को ध्यान देंगे तो फिर आपको समझ में आने लगेगा कि यह क्या है मामला और क्यों आया। पिता की मौत और केस का बढ़ना। पिता की मौत हो जाती है, कैसे होती है? जब पीड़िता के पिता न्यायिक हिरासत में थे, अभी मैंने बताया कि उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल भेजने का मतलब क्या हुआ ये आप समझ रहे हैं। तो उनके हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह एक हार्ट अटैक की बात की गई। हार्ट अटैक कब आता है, कैसे आता है, उसमें किन किन केमिकल्स का रोल दिया जा सकता है, यह आप समझ सकते हैं, जिससे मामला और बढ़ गया। हार्ट अटैक से मामला और नहीं बढ़ गया, मामला आत्मदाह से जोड़ करके अगर देखेंगे तब मामला बढ़ा, क्योंकि वहाँ उसके पहले इस पूरे मामले को अलग अलग माध्यमों से अलग अलग लोगों को अवसर मिला इस मामले को दबाने का। अब आपको अगर लगता है कि इसमें कोई बातें ऐसी हैं जो छूट रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको मैं अपडेट कर दूंगा। आप लिखिए विधिक आज़ादी के कमेंट बॉक्स में। बाद में राज्य सरकार ने सीबीआई जांच सौंपी। सीबीआई जांच क्यों सौंपी जाएगी? राज्य के मामले में या किसी मामले में सीबीआई तब आती है जब मामला संगीन दिखाई पड़ता है। क्यों सीबीआई जांच की गई? इसके पीछे किसकी मंशा थी? क्या आपको पता है कि सीबीआई अपने काम को पूरी तरह से कर पाएगी जब तक लोग नहीं चाहेंगे? इस पर भी आप लिख सकते हैं अपने विचार। 13 अप्रैल 2018 को सीबीआई ने सेगर को पूछताछ के लिए बुलाया और बाद में उनके खिलाफ एफआईआर, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जिस तरह से पीड़िता के पिता पे कार्रवाई की गई थी उसी तरह से यहाँ पर सेंगर साहब के साथ सीबीआई ने उसी रूप में आया, लेकिन रूप थोड़ा कूल था, उग्र नहीं था। ये ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएंगे। इस एफआईआर और इस हार्ट अटैक को दोनों को कोरिलेट करिए। ट्रक दुर्घटना और पीड़िता का संघर्ष। अभी आपने देखा पिता की मौत और केस का बढ़ना। अब ट्रक दुर्घटना क्या है? 2019 में एक ट्रक दुर्घटना में पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों को चोटें आई और कुछ की मौतें हो गई। पीड़िता के साथ उसकी 2 मौसियां उसके विटनेस के रूप में, गवाह के रूप में जा रही थीं और रास्ते में चाहे जो भी कंडीशन रहा हो, यहाँ पे एक ट्रक से कुचला गया और वहाँ पे हॉस्पिटल जाने के बाद कुछ समय बाद उन दोनों पीड़िता की मौत हो गई जिसको चोट लगी थी। यह ध्यान देंगे तो समझ में आएंगे। लेकिन जो मुख्य पीड़िता है, जो वो लड़की है 17 वर्षीय ऊपर बताया गया, उसको कहीं न कहीं ऊपर वाले ने बचाने का कार्य कर लिया। क्योंकि जब किसी की, ये कहावत है, जब गधे की मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है। इसका मतलब है जब शहर में जाएगा किसी न किसी वाहन से टकरा करके उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए गधे की बात शहर से जोड़ के कही जाती है, क्योंकि गधा सामान्यतः देहात में पाया जाता है और देहात में वाहनों का आवागमन थोड़ा शहर के तुलना में कम होता है। यहाँ ये बातें हैं। आगे देखेंगे मुकदमा और सजा। आखिरकार 16 दिसंबर 2019 को दिल्ली की अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया। क्या यूपी में अदालत नहीं थी? यूपी में इलाहाबाद और उसकी खंडपीठ लखनऊ जो वहीं जस्ट बगल में है, यहाँ पे क्यों नहीं देखा गया? क्योंकि पीड़िता की मां के बयान के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि अगर यूपी में यह केस चलता रहेगा तो निश्चित है कहीं न कहीं उस केस का मैनिपुलेशन हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा, और लेकिन अगर यहाँ से बाहर जाएगा तो हो सके थोड़ा सा न्याय मिले। तो उसने दिल्ली क्यों चुना, यह भी मेन बात है, क्योंकि उस समय तत्काल में केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और उनसे
इस सरकार से या इस पार्टी से बहुत कुछ लेना देना नहीं था। मेरा संकेत आप समझ सकते हैं कि क्या विचार उस समय था और आज भी आम आदमी पार्टी की सरकार से भाजपा का क्या तालमेल है और भाजपा के विधायक रहते हुए भी क्या वो करेंगे। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट में इस मुकदमे को ट्रांसफर करके वहां सुनवाई की गई। यहाँ देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे यह कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया। किसने ठहराया? वहां पे कोर्ट ने ठहराया। 20 दिसंबर 2019 को उन्होंने उम्र कैद की सजा के साथ 25 लाख का जुर्माना लगाया। यहाँ पे दिल्ली अदालत ने दोषी ठहराया कब? 16 दिसंबर 2019 को। और फिर बाद में 20 दिसंबर यहाँ पे देखेंगे तारीख सीधे सीधे महीना एक ही है। 25 लाख का यहाँ जुर्माना भी लगाया गया। वहाँ पे थोड़े ही दिन बाद यहाँ जुर्माना भी लगाया गया था। और देखेंगे उन्हें केवल बलात्कार का दोषी नहीं बल्कि पीड़िता के पिता की मौत और अन्य गंभीर आरोप भी दोषी में पाया गया। मतलब जो ट्रक का मामला था उससे भी जोड़ा गया होगा। पिता की मौत का भी मामला देखा गया क्योंकि इनके परिवार के अन्य सदस्यों ने कोई भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा कि अपने परिवार के माननीय विधायक जी को बचाने के लिए। यह ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कार्य हुआ रहा होगा। और थोड़ा सा आगे देखेंगे 2025 में नई घटनाएं और जमानत। जितनी घटनाएं पीछे हुई थी वो आप लोग पहले से अपडेट हैं। जो लोग अपडेट नहीं हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें, उन्हें अपडेट किया जाएगा। लेकिन यहाँ आगे चलते हैं। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने, आप सभी को पता होगा दोस्तों कि दिल्ली हाई कोर्ट एक सम्मानित हाई कोर्ट अभी तक माना गया है, जबकि यूटी में यूनियन टेरिटरी में रहने के बाद भी 23 दिसंबर 2025 को उनकी उम्र कैद सजा निलंबित कर दिया, मतलब सस्पेंड कर दिया यहाँ पे, और उन्हें बेल जमानत दे दी। किसने दिया? जिसने उन्हें सजा सुनाया था और जिसने उन्हें जुर्माना लगाया था 25 लाख का। वह भी आप जानते हैं 20 दिसंबर 2019 की बात वो थी। सजा सस्पेंड करते समय क्या देखा जाना चाहिए? यहाँ पे अगर सजा सस्पेंड किया गया तो क्या, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का मामला हाई कोर्ट तक गया होगा। हाई कोर्ट ने उस समय क्या देखा और आज क्या देखा, इसका मतलब अब बार बार बातें उठ रही हैं हाई कोर्ट के जजेज के मंशा पर। मुख्य बात यहाँ ये है कि लग रहा हाई कोर्ट के जज साहब ने अपने विचार बदल लिए, लेकिन कुछ मामले सपोर्ट करते हैं कि यहाँ पे कानून ये कहता है। किताब तो तब भी वही थी और आज भी वही है, कोर्ट तब भी वही था और आज भी है। तो फिर क्यों उस समय उन्हें पढ़ने का समय नहीं मिला था? क्या उस समय उन्हें पढ़ने के लिए मना किया गया था क्या? यह भी प्रश्न है और इस प्रश्न को आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। सस्पेंड करने का यहाँ पे जो बात आई, अपराध की गंभीरता, अपराध करने का तरीका, आरोपी का प्रभाव, पीड़ित और गवाहों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सजा सस्पेंड करते समय देखा जाना चाहिए था कि क्या है अपराध की गंभीरता, क्या है अपराध का तरीका, क्या है आरोप का प्रभाव, क्या है और पीड़ित और गवाहों की सुरक्षा कैसे होगी। हाई कोर्ट का तर्क क्या आया, इसे नजरअंदाज किया गया। ये ध्यान देंगे तो इन बातों को हाई कोर्ट दिल्ली ने नजरअंदाज किया। क्यों किया इसमें बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। पॉक्सो जिसे कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, 2012 का जो एक्ट है उसका जो सेक्शन है 5 क्लॉज सी, यह चीजों को ध्यान दिया गया कि क्या है। इसमें स्पष्ट लिखा है मित्रों 18 वर्ष से कम वालों के लिए, 18 वर्ष से कम वालों के लिए यह जो पॉक्सो एक्ट है यह लगेगा, उससे ऊपर वालों पे नहीं। आईपीसी इंडियन पिनल कोड की धारा 376 क्लॉज 2 जो वर्तमान में बदल करके बीएनएस 2023 सेक्शन 69 कर दिया गया, यह सेक्शन 69 बीएनएस का इन पे नहीं लगेगा धारा। ये धारा केवल 376 पुराना ही लगेगा, नया धारा नहीं लगेगा, क्योंकि यह मामला 2017 का है। तो ध्यान देंगे जो आपका बीएनएस आया है यह आया है 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुआ है। यह नए केस के लिए है, लेकिन आपको अपडेट करने के लिए कहीं आपको कंफ्यूजन न रहे इसलिए यह बताना जरूरी था। कोर्ट ने कहा कि ये धाराएं तभी लगती हैं जब अपराध करने वाला व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हो। यहाँ पे विधायक जी को सरकारी कर्मचारी का एक पासवर्ड दे दिया गया। अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, क्या ये आईपीसी आज का है? ये अंग्रेजों के समय का लिखा हुआ
आईपीसी है इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो जब इतना पहले लिखा गया था, अंग्रेजों के समय लिखा गया, तो आज तक क्या वो किताब उस कोर्ट के सामने नहीं आई थी? क्या देखना सही नहीं था? या यह भी जो 2012 का एक्ट है, पॉक्सो एक्ट, क्या आज लिखा गया है? 2012 से 5 साल बाद एक केस आया। हाई कोर्ट के अनुसार एक विधायक इन धाराओं के लिए सरकारी कर्मचारी नहीं माना जा सकता। तो उस समय क्या सरकारी कर्मचारी था? मेन प्रश्न ये है। इसमें बहुत कुछ छिपा नहीं है, सब स्पष्ट है। उस समय कहाँ थे आप? इतनी बड़ी जिम्मेदारी पद पे रहते हुए उस समय आपको देखना चाहिए था, और उस समय सभी धाराओं को आपको बारीकी से वाच करना चाहिए था, क्योंकि एक मिनट में कोई न मुकदमा चलता है, न तो कोई मुकदमा की बहस होती है, न तो कोई मुकदमा का फैसला होता है। यह भी बात यहाँ नागवार लग रही है किसको? जनता को। इसी आधार पर गंभीरता कम मानी गई और सजा सस्पेंड कर दी गई। ये दो आधार जो है पॉक्सो और आईपीसी का सेक्शन 376 क्लास 2 ही आधार बनाया गया। मित्रों, इनको जरा आप भी लोग पढ़िएगा और नेट के माध्यम से देखिएगा कि इन धाराओं का कहाँ छिपाया गया था, किताब में क्या प्रिंट में मिसप्रिंटिंग हो गई थी, या उन किताबों को ही वहां पहुंचने से रोक दिया गया था। हालांकि सीबीआई ने इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सीबीआई को सराहनीय कार्य के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने अपने काम को करने के लिए पूरी तरह से तत्परता दिखाई और मामलों को न्यायिक समीक्षा जारी किया कि कैसे, क्यों ऐसा हो रहा है, जो न्यायालय ने दिया क्या सत्य है। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंची? आप जानते हैं कि सबसे बड़ी बात है, पूरे देश की जनता को पता है कि सबसे ज्यादा झूठ कोर्ट में बोले जाते हैं। यह जनता का विचार है, ध्यान रखेंगे, यह विधिक आजादी का विचार नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा विश्वास जनता कोर्ट पर ही करती है। उसे जब भगवान से भी विश्वास उठ जाता है, तभी वो कोर्ट के प्रति अपना विश्वास बनाए रखती है, कहती है जो होगा कोर्ट करेगा, अब निर्णय कोर्ट का ही हमें विश्वास है, अन्य किसी का नहीं। इसीलिए अंत में अब प्रत्यक्ष रूप से भगवान का जो निर्णय है वो अप्रत्यक्ष रूप से आता है, कोर्ट का निर्णय प्रत्यक्ष रूप से आता है। इसलिए जनता उसे सहर्ष स्वीकार कर लेती है कुछ हद तक। कभी कभी वो उग्र होती है, लेकिन उस रूप में नहीं होती है कि कोर्ट ने गलत किया। लेकिन यहाँ स्पष्ट किसी न किसी माध्यम से दिख रहा है। सीबीआई ने कहा यह फैसला कानून की आत्मा के खिलाफ है। कानून की आत्मा, आपने पढ़ा होगा बाबा साहब ने क्या कहा था, संविधान के आर्टिकल 32 को आत्मा और हृदय कहा था। क्या था वहां पे आप जानते हैं? रेमेडीज है। रेमेडीज में स्पष्ट रूप से 5 तरह की बातें की गई थी। वहां पे भी यह चीज ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सीबीआई ने सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल किया, जिसे कहते हैं एसएलपी। इसी को एसएलपी दाखिल करना कहते हैं शॉर्ट में। इसने दाखिल किया, किसने दाखिल किया? सीबीआई ने। इसे धन्यवाद दीजिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सीबीआई, ऐसे सीबीआई को हमेशा आंखों के सराखों पे रखा जाता है। बहुत अच्छा, मतलब कहा जाए कि सीबीआई ने जो काम किया है वह मतलब काबिल तारीफ है, उसे तारीफ करना भी चाहिए। लिखिए कमेंट बॉक्स में सीबीआई के मुख्य तर्क। सीबीआई ने क्या कहा? पॉक्सो एक्ट एक कल्याणकारी कानून है। यहाँ पे वेलफेयर कानून की बात किया कि कल्याणकारी कानून है। इसका उद्देश्य बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा देना। बच्चा किसको कहा गया? 18 से बिलो, न कि तकनीकी व्याख्या से आरोपियों को राहत देना। अब यहाँ पे कोर्ट ने तकनीकी व्याख्या करना शुरू कर दिया, अलग अलग चीजों को अलग अलग माध्यमों से वह करना किया। सीबीआई का साफ कहना है यह अगर तर्क मान लिया गया तो भविष्य में ताकतवर लोग पॉक्सो से बच निकलेंगे। यहाँ तो पॉक्सो से बच निकलेंगे, वहां पे उन्हें पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक नहीं माना जा रहा है। जो व्यक्ति पूरे विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर सकता है, लेकिन एक शब्द वहां पे लग गया, संविधान बनाने वालों का दिमाग वहां नहीं गया कि यह कुछ भी हरकत कर सकते हैं, तब क्या होगा। वहां पे लिखना चाहिए था कि इन केसेज में या इस तरह की जब जघन्य अपराध करेंगे तो इन्हें हम पब्लिक सर्वेंट के दायरे में लाएंगे। तो यह तो लिखना चाहिए था, लेकिन बहुत पहले संविधान लिखा गया या बहुत पहले आईपीसी लिखी गई, वहां पे इन चीजों का जिक्र क्यों नहीं किया गया, इस पे भी हमारी विधायिका को एक बार पुनः विचार करना चाहिए। और इस तरह की घटना बार बार न हो, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। पीड़िता की सुरक्षा और समाज पर असर क्या पड़ेगा? सीबीआई ने कहा कुलदीप सिंह सेंगर एक प्रभावशाली व्यक्ति रहा है। एक प्रभावशाली मतलब विधायक तो प्रभावशाली होता ही है मित्रों। विधायक, सांसद, इस तरह के लोग तो प्रभाव होता ही है, तभी तो विधायक और एमपी बनते हैं, मंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं।
आगे जा कर के मुख्यमंत्री बन जाते हैं या प्रधानमंत्री तक बनते हैं सांसद लोग, देखते हैं ये सब चीज़ें अपनी जगह पे है। सीबीआई ने कहा, ये बातें कहा, उसके बाहर आने से पीड़िता की सुरक्षा को खतरा, मतलब जो पीड़िता है उसकी सुरक्षा को भी खतरा होगा। गवाहों पर दबाव और न्याय व्यवस्था पर जमानत का भरोसा कमजोर होता है, खास तौर पर बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में। ऐसा संदेश जाता है कि ताकतवर को राहत मिल सकती है। मतलब अगर संविधान का आर्टिकल 16 देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस बात पे लोगों का विश्वास उठेगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को भी इस संदेश को देना चाहता हूँ कि गरीब अमीर, ताकतवर और कमजोर में भेदभाव करना खत्म करे, नहीं तो जनता भले ही कमजोर है लेकिन 5 साल में वो अपनी कमजोरी का ताकत इकट्ठा करके एक बार बटन पे लगा देगी तो फिर सारी ताकतें खत्म हो जाएंगी। यह ध्यान रखें, जनता जब तक जागती नहीं है तब तक लगता है कि जनता कमजोर है, क्योंकि जो ईवीएम सिस्टम में जो बैलेट यूनिट का बटन है उस पर ताकत बहुत नहीं लगती है, न के बराबर, लेकिन उस ताकत का जो प्रभाव पड़ेगा वह एक लंबे समय तक, कम से कम 5 साल तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो इस पे ध्यान दें ताकि वह समस्या कहीं न कहीं जनता को झेलना न पड़े। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 29 दिसंबर को क्या होने वाला है, मतलब ध्यान दें आज क्या होने वाला है, आज क्या होगा, इस पे बात करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की सुनवाई 29 दिसंबर को करेगी, मतलब आज ही 29 दिसंबर है मित्रों, आज इसकी सुनवाई कैसे करेगी यह चीज़ें ध्यान देंगे। लगभग इसके सुनवाई आगे बढ़ चुका होगा, आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि सेम डे की बात की जा रही है। कोर्ट का कोई विशेष टाइम निश्चित नहीं होता है कि 11 बजे से लेकर के 12 के बीच में सुनाना है या कब सुनाना है। कोर्ट यह तय करेगी कि क्या हाई कोर्ट का आदेश सही था। मतलब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, माननीय सीजीआई सूर्यकांत जी क्या देखते हैं इसमें, और उनके सहयोगी जजेज महोदय क्या देखते हैं, उस पर निर्भर करेगा। क्या विधायक को पॉक्सो में सरकारी कर्मचारी माना जाना चाहिए, क्या अमेंडमेंट किया जाना चाहिए, अगर नहीं माना गया है तो क्या अब इसको मानना चाहिए या आधार क्या होगा, क्योंकि बीएनएस में भी उस चीज़ की बातें सेम ही है। क्या उम्र कैद की सज़ा को इस तरह से सस्पेंड किया जा सकता है, यह भी बात सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा। जनता को एक ऐसा मैसेज देना होगा, नहीं तो यह समस्या गंभीर होती जाएगी। आगे देखेंगे, यह फैसला सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे देश के पॉक्सो कानून की दिशा तय करेगा। अब बात आती है कि जो पॉक्सो एक्ट है और जो लोक सेवक की बात आई, वह बातें अब तूल पकड़ेंगी अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को संभाला नहीं। ऐसा गेंद जो है कि अब या तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसे छक्का मार दे या इसे आउट कर दे, दो में से एक ही है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ध्यान देंगे, यह केस सिर्फ कुलदीप सिंह सेंगर बनाम सीबीआई नहीं, क्योंकि सीबीआई तो एक ऐसी संस्था है जिसे निर्णायक भूमिका निभानी ही पड़ती है, लेकिन यहाँ पे बनाम नहीं होगा। यह सवाल है, क्या कानून ताकतवर और कमजोर के लिए एक जैसा है। यह तो न था, न है, न रहेगा। हमेशा कोर्ट ताकतवर का पक्ष लिया है, क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े वकील होते हैं वह अपनी बातों से कोर्ट के जजेस साहब को या अन्य उस तरह के ऑफिसर्स को गुमराह कर लेते हैं और अपने पक्ष में फैसला करा लेते हैं। यहाँ तक कि फैसला थोड़ा सा हल्का भी होता है तो वह ऑफिसर्स के माध्यम से उसे पूरी तरह से उपयोग करा लेते हैं, यह ध्यान देना होगा। और यह जो गरीब और अमीर या छोटे और बड़े का भेदभाव भारत जैसे देश में हो रहा है, यह भारत के लिए अच्छा नहीं है। यह भी संदेश मैं विधिक आज़ादी के माध्यम से देना चाहता हूं, क्योंकि आप ही लोग हमारे ऐसे माध्यम हैं जो सरकार तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सरकार को आप ही जगा सकते हैं, संस्था अकेले जगाने में बहुत लंबा समय लगा देगी। आप लोग अगर साथ रहा तो निश्चित है सरकार जागेगी और कानून बदलेगा और पीड़िता को न्याय मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं ये विधायक महोदय जो अपनी ताकत दिखा रहे हैं या दिखाते रहे हैं, यह कहीं न कहीं इनके परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की मानवता होनी चाहिए। अगर मानवता नहीं है तो बाकी चीज़ रह करके ही क्या करेगी। जिस व्यक्ति का
चरित्र अच्छा नहीं है उसका सब कुछ खराब हो जाता है, यह आज तक के पूर्वजों के द्वारा कहा गया है, क्योंकि चरित्र का आदमी को स्ट्रांग होना चाहिए। तो चलिए हम लोगों ने आज कुलदीप सिंह सेंगर बांगमऊ उन्नाव की कहानी को देखा और पूरी तरह से उसका एनालिसिस किया। आप लोग इसमें कुछ नई चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। विधिक आज़ादी अभिलंब कोशिश करके आपके क्वेश्चन का कहें आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेगी। चलिए वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसे यहीं रोकना ठीक रहेगा। आप लोगों ने इस वीडियो को बड़े मन से देखा, सुना और आत्मसात करने का प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।